सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये टाइमलाइन है अर्थ की। और जब आप अपनी साइंस की बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अर्थ जो है उसकी हिस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, अरबों साल पुरानी है, सैकड़ों करोड़ों साल पुरानी है, और जो इंसान है उसका एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो कि जो आपकी अर्थ है ये लगभग साढ़े 4.4 बिलियन ईयर्स पहले ये एग्जिस्टेंस में आई। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सॉरी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो 2.33 बिलियन ईयर्स पहले आया। पहला बैक्टीरिया यहाँ कहीं पर आया। और इस तरीके से आप देखो कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे रेप्टाइल्स आए, डायनासोर्स आए, बर्ड्स आए, मैमल्स आए, फ्लावर्स, बीज़, ये सब हमसे पहले आ गए थे। और अगर आप ध्यान दीजिए तो ये जो आदि मानव है ये लगभग 1 करोड़ साल पहले धरती पर आया है केवल। जहाँ पर आपकी धरती कई 100 करोड़ों साल पुरानी है। आदि मानव केवल 1 करोड़ साल पहले आए थे। और 1 लाख साल पहले फायर जो है वो इज़ाद हुई थी, उस वो एग्ज़िस्टेंस में आई थी। और होमो सेपियंस ये जो मानव है ये लगभग आज से 3 लाख साल पहले जो है ये होमो सेपियंस इस धरती पर आए थे। तो फायर इसका मतलब है वन्स, टेन्स, 100,000, 10,000, लाख एंड लाख। 10 लाख साल पहले जो है फायर एग्जिस्टेंस में आई थी, और 3 लाख साल पहले जो है मानव ने इस धरती पर कदम रखा। और राइटिंग का जो भी अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, ये केवल 6,500 साल पुरानी है। तो इसी से पता लगता है कि इस पूरी जो धरती की ट्रैवल हिस्ट्री है, जो पूरी इसकी हिस्ट्री है, उसका हम एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा हैं दोस्तों बस। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अर्थ को जो है समझने के लिए, उसकी हिस्ट्री को समझने के लिए कुछ ट्रेन्ड लोग होते हैं जो उन सीक्रेट्स को लेकर आते हैं, अनकवर करते हैं, जो एक आम आदमी समझ नहीं पाता है। और इस तरह से इन्होंने यहाँ पर हमें 4 दे रखे हैं। इनमें सबसे पहले है भूवैज्ञानिक, जिसको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये धरती की भौतिक बनावट का अध्ययन करते हैं, जैसे मिट्टी कैसी है, पत्थर कैसे है, पहाड़, नदियाँ, समुद्र, इन सब के बारे में जो जानकारी हासिल करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट या भूवैज्ञानिक कहा जाता है। दूसरा है पैलियोंटोलॉजिस्ट, जिनको हम जीवाश्म विज्ञानी भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये करोड़ों साल पहले के पौधे, जानवर, इंसानों के अवशेषों यानी कि फॉसिल्स के बारे में जो है अध्ययन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं। जो मानव विज्ञानी जिसको हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्राचीन यानी कि पुराने समय से लेकर अब तक जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई है, मानव सभ्यताएँ और संस्कृतियाँ हुई हैं, उन सब के बारे में ये स्टडीज़ करते हैं। और लास्ट है पुरातत्ववेत्ता, जिसको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। स्टडी संस्कृतियाँ हुई हैं, उन सब के बारे में ये स्टडीज़ करते हैं। और लास्ट है पुरातत्ववेत्ता, जिसको हम आर्कियोलॉजिस्ट भी कहते हैं। स्टडी ये क्या करते हैं, ये लोग पौधे, जानवर, लोगों के द्वारा जो छोड़े गए अवशेष हैं, जैसे हों, खिलौने हों, हड्डियाँ हों, जले हुए अनाज हों, या फिर घरों के हिस्से आदि, इनको खोजने में जो है इनका विशेष एक्सपर्टीज़ होती है। और ये जो है हेल्प करते हैं हमें पुरानी सभ्यताओं को खोजने में। तो अब जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि इतिहास को जो है कैसे मापा जाता है? तो हर समाज और संस्कृति ने अपने समय मापने के तरीके अपनाए हैं। किसी महान व्यक्ति के जन्म या किसी राजा के शासन की शुरुआत को एक नए युग की शुरुआत माना गया था। जैसे कि आजकल अधिकतर लोग जो हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग करते हैं। लेकिन हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि कैलेंडरों का भी त्योहारों और शुभ अवसरों पर उपयोग किया जाता है। पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें तो ईसा मसीह के जन्म को समय मापने की शुरुआत माना जाता है। यानी कि ईसा मसीह के बाद के वर्षों को पहले एडी कहा जाता था। अब इसे सीई यानी कॉमन एरा कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत की स्वतंत्रता का वर्ष जो है 1947 है, 1947। तो इसको आप 1947 एडी या 1947 सीई दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। यीशु के जन्म से पहले के जो वर्ष थे उन वर्षों को बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट कहा जाता था। अब इसे बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा
कहा जाने लगा है। और गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लगभग 560 बीसीई में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये एरो, ये एक्चुअली टाइमलाइन है और ये जो है कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में आपको जो है जानकारी दे रहा है। ये 3 लाख बीसीई से स्टार्ट होकर और ये पहुँच रहा है, आप अगर देखेंगे यहाँ पे तो 2000 सीई कॉमन एरा, मतलब अभी 4-5 साल पुराने तक जो है ये अ, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर आपको कुछ मेन इम्पोर्टेंट इवेंट्स बताई गई हैं, जैसे कि यहाँ पर बर्थ ऑफ जीसस जो है यहाँ दिखाया गया है और इससे पहले जो है अशोक के बारे में बताया गया है, बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध के बारे में। थोड़ा और पीछे जाएँगे तो आपको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन उसके बारे में, फिर मेटलर्जी जैसे कॉपर की जो मेटलर्जी थी उसके बारे में है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसके बारे में है, पॉटरी जो है उसके बारे में 6000 बीसीई की बात अगर आप करोगे तो पॉटरी जो है टेक्नोलॉजी वो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में थी। सब कॉन्टिनेंट का मतलब हुआ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस पूरे हिस्से को मिला के उपमहाद्वीप इसको कहा जाता है। और 8000 साल अगर आप बीसीई से पहले जाएँगे, यानी कि आज से बात करेंगे तो करीबन 10,000 साल पहले की बात है। तो जो है फर्स्ट सेटलमेंट ऑफ एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, तो पहले जो एग्रीकल्चर है लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। और आज से करीबन 14,000 साल पहले यानी कि 12,000 बीसीई में, उस समय जो है लास्ट जो आइस एज आई थी उसका अंत हुआ था। तो आप देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ है ये और फिर यहाँ पर पहुँच गए। फिर ये बीच में इन्होंने बहुत सारा हिस्सा गायब कर दिया है, छोटे-छोटे टुकड़े दिखा दिए हमें। फिर 40,000 बीसीई पर इन्होंने जो है फर्स्ट एग्ज़ाम्पल्स ऑफ रॉक आर्ट इन द वर्ल्ड ये हमें देखने को मिलता है। तो इसी तरीके से टाइमलाइन के ऊपर इन्होंने कुछ आपको मेजर इवेंट्स यहाँ पर दिखाए हैं। तो अभी हम दोस्तों बात कर रहे थे गौतम बुद्ध की, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है उसमें कोई भी ईयर 0 नहीं है, मतलब 0 ईयर कोई नहीं है। यानी कि फर्स्ट ईयर से पहले जो है -1 ईयर था, आप इस तरीके से सोच लो। मतलब आप एक ऐसी नंबर लाइन देख रहे हो जिसमें 1 पहले 0 नहीं आएगा, -1 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 सीई जो है, उससे पहले 1 बीसीई था। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 बीसीई और 2 सीई के बीच में 4 नहीं, 3 साल का फ़र्क है। यही कारण है कि हम जब भी बीसीई की डेट के बारे में कोई जानकारी लेते हैं, हम उसमें से -1 यानी कि वो 0 वाला ईयर हटा देते हैं। इसीलिए अगर आप बुद्धा जी की बात करो, तो उनका जैसे अभी हम 2024 सीई इस बुक के हिसाब से पढ़ रहे हैं, अभी तो हम 2025 सीई में हैं, ठीक है? तो 2024 मानकर चलते हैं हम। तो बुद्धा जो है हमें पता है 560 बीसीई में हुए थे वो, उसमें हम 2024 प्लस कर देंगे और वो 0 वाला हिस्सा जो है, वो 1 ईयर हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 2583 इयर्स अगो जो है, बुद्धा ने इस धरती पर जन्म लिया था। उसके बाद बात करते हैं कि टाइमलाइन क्या होता है? टाइमलाइन एक्चुअली एक ऐसा पिक्चर है, एक ऐसा चित्र है जिसमें अलग-अलग समय और घटनाओं को एक सीक्वेंस में दिखाया जाता है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि कौन-सी घटना पहले हुई और कौन-सी बाद में। जैसे गौतम बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही टाइमलाइन में देखा है। इसके बाद यहाँ पर कुछ बातें आपको बताई गई है जैसे सेंचुरी क्या होता है और मिलेनियम क्या होता है। तो दोस्तों सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल। जैसे हम बहुत बात करते हैं आज विराट कोहली ने सेंचुरी मारी है, तो सेंचुरी का मतलब क्या है? उसने 100 रन पूरे किए। तो इस वक़्त हम 21st सेंचुरी में हैं और 2001 से लेके 2100 मतलब 2100 तक जो है 21st सेंचुरी चल रही है। बीसीई में सदी जो है पीछे की ओर गिनी जाती है। जैसे 3rd सेंचुरी बीसीई का मतलब है 300 बीसीई से 201 बीसीई तक। मतलब आप इस तरीके से चलिए, जैसे हम इंटीजर्स में -2 पहले आता है, फिर -3 आता है, तो हम नेगेटिव नंबर्स में उल्टा चलते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी 200 बीसीई पहले आएगा और 300 बीसीई उससे भी पहले आएगा। तो हम वहाँ पर उल्टा चलते हैं, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद से हम सीधा चलते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 2001, 2002, 2003, लेकिन उनके जन्म से पहले हम उल्टा चलते हैं। 1 बीसीई फिर 2 बीसीई उससे पहले हो गया, 3 बीसीई उससे पहले हो गया। और जहाँ तक बात है दोस्तों मिलेनियम की, तो मिलेनियम का मतलब होता है 1000 साल का ग्रुप। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो
अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले जो 1000 साल थे वो फर्स्ट मिलेनियम था, उसके बाद 1000 साल से लेके और 2000 साल तक जो था वो सेकंड मिलेनियम था। तो इसका मतलब है इस वक़्त हम थर्ड मिलेनियम में जी रहे हैं। भारत में जो कैलेंडर है वो कैसे बनाए जाते हैं इसके बारे में भी बात करते हैं। भारत के जो पारंपरिक कैलेंडर हैं वो सूरज और चाँद की स्थिति को देखकर बनाए जाते हैं। पंचांग एक ऐसी ही किताब है जिसमें महीने के दिन, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, सूर्योदय, सूर्य अस्त, कितने बजे निकलेगा सूरज, कितने बजे डूब जाएगा आदि ये सब कुछ लिखा होता है। आज भी भारत में पंचांग का उपयोग त्योहारों की तारीख और मौसम की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें आपको अपने दादा-दादी, नाना-नानी को जो है उनके कम से कम 3 जनरेशन के बारे में उनके नाम पता करने हैं, वो क्या काम करते थे, किस जगह पर वो उन्होंने जन्म लिया और आपकी इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है, ये आपको इस तरीके से लिखना है दोस्तों। तो इस एक्टिविटी को आप पूरा कीजिएगा, हम बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, हर चीज़ जो है कोई ना कोई कहानी कहती है। जैसे आपके घर में मौजूद चीज़ें आपके परिवार का इतिहास बताती। इस तरह इतिहास को समझने के लिए भी कई सारे रिसोर्सेज होते हैं। जब हिस्टोरियंस को, इतिहासकारों को कोई राजा, रानी, युद्ध या व्यापार के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बहुत सावधानी से जितने भी रिसोर्सेज वहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी को बहुत ढंग से पढ़ते हैं। कभी-कभी सारे के सारे जो आपके रिसोर्सेज हैं, वो एक-दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे जिग्सॉ पज़ल के टुकड़े मिल रहे हैं। कभी-कभी वो एक-दूसरे को अपोज़ भी करते हैं और तब जो हिस्टोरियंस हैं वो ये तय करते हैं कि किस सोर्स को जो है ज़्यादा विश्वास करने लायक माना जाए। अब हिस्ट्री की जानकारी कौन देता है? तो इतिहास की जानकारी हमें हिस्टोरियंस से, आर्कियोलॉजिस्ट से, एपिग्राफिस्ट से एपिग्राफिस्ट वो लोग होते हैं जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन मतलब किसी मेटल पे या किसी दीवार पर खोद-खोद कर लिखी हुई चीज़ों को इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो हमें बताते हैं जो ह्यूमन सोसाइटीज़ और उनके कल्चर्स को पढ़ते हैं। पिछले 50 सालों में विज्ञान ने भी बहुत ज़्यादा मदद की है दोस्तों। जैसे पुराने टाइम में जलवायु कैसी थी और खुदाई करते वक़्त कौन-कौन से मिनरल्स और कौन-कौन से पदार्थ जो है मिले, उनकी जाँच की गई और प्राचीन लोगों के जीने का अध्ययन किया गया है। हाल ही की घटनाओं की अगर हम बात जैसे कि पिछले 200-300 साल, तो इसके लिए अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी और इंटरनेट भी अब जो है सोर्सेज़ बन गए। तो यहाँ पर एक माइंड मैप दिया गया है दोस्तों आपके लिए, जिससे आपको ये पता चल सके कि हिस्ट्री के सोर्सेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। कुछ सोर्सेज़ ओरल होते हैं, ओरल जैसे कि जो कहानियाँ और किस्से हम अपने दादा-दादियों से सुनते आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हैं, वो ओरल रिसोर्सेज़ हो जाते हैं। आर्टिस्टिक रिसोर्सेज़ क्या होते हैं दोस्तों? जैसे कि कोई पेंटिंग हो गई या कोई मूर्ति हो गई, कोई पैनल हो गया, इस तरह के सोर्सेज़ जब हमें मिलते हैं, तो वो आर्टिस्टिक सोर्सेज़ कहलाते हैं। फॉरेन अकाउंट्स जैसे कि कोई बाहर से कोई बहुत बड़ा ज्ञानी या कोई लेखक अगर देश में आकर लिख कर गया है, जैसे आई एम श्योर आपने ह्यून सैंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो चाइनीज़ ट्रैवलर था, उसने इंडिया के बारे में आकर बहुत कुछ कहा है इंडिया में। और इसके अलावा इंडियन लिटरेचर से जो हमें जानकारी मिलती है, वेद हो गया, इतिहास हो गया, पोएम्स हो गई, हिस्टोरिकल टेक्स्ट हो गए, स्टोरीज़ हो गई, कहानियाँ, इंस्क्रिप्शंस हो गए। इंस्क्रिप्शंस जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कॉपर प्लेट के ऊपर या कॉइन्स के ऊपर या दीवारों के ऊपर खोद-खोद के लिखा हुआ जो हमें मिलता है दैट इज़ कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। स्ट्रक्चर्स जैसे कि ताजमहल को देखकर हमें पता लगता है कि कोई शाहजहाँ था। और इसी तरीके से खुदाई जो है एक्सकेवेशन वो एक इम्पोर्टेंट सोर्सेज़ है हिस्ट्री का दोस्तों। इससे हमें इंसानों के, जानवरों के, पाल प्लांट्स के रिमेन्स और डेड उनके जो हिस्से हैं वो मिलते हैं। इसी की वजह से एक्सकेवेशन की वजह से ही हमें पता लगा कि डायनासोर जैसी कोई चीज़ कभी धरती पर मौजूद थी। टूल्स हैं, वेपन्स हैं, जैसे आदिमानव किस तरह से शिकार करते थे, वो पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, पत्थरों के औज़ार बनाते थे। पॉटरी, टॉयज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो हिस्ट्री का सोर्स बन सकती हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। किस तरह से जो होमो सेपियंस जो आधुनिक इंसान है, वो किस तरह से इस धरती पर प्रकट हुआ।
तो लगभग 3 लाख साल पहले धरती पर आया। ये बहुत लंबा समय लगता है हमको, लेकिन जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पूरी अर्थ के जो अगर आप उसका इतिहास पढ़ोगे दोस्तों, तो ये एक बहुत ही छोटा-सा हिस्सा है। प्राचीन मानव बहुत कठिनाइयों का सामना करता था। वे छोटे-छोटे ग्रुप्स में रहता था और पेड़-पौधों से खाना खोजता था। उन्होंने आग का इस्तेमाल किया और पत्थर के औज़ार बनाए। कुछ गुफाओं में आज भी उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स मिलती हैं। धीरे-धीरे उन्हें गहने जैसे पत्थर या सीप के मोती इन सब का शौक हुआ। उन्होंने इससे बनाए, गहने बनाए और दूसरी टोलियों से वस्तुएँ बदल कर लेना सीख लिया। इनमें से कुछ पेंडेंट्स जो है वो एनिमल टीथ के बने हुए होते थे, जैसे शेर का दाँत हो गया या हाथी दाँत, तो आज भी इतना फ़ेमस है कि कुछ लोग जो है सिर्फ़ हाथी के दाँत से पैसा कमाने के लिए हाथियों को मार देते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से जो है जब उन्हें गहनों का शौक हुआ, तो उन्होंने अलग-अलग चीज़ों से अपने लिए गहने बनाए और दूसरी जो ग्रुप्स हुआ करते थे, उनसे एक्सचेंज करना सीखा सामान को और जीना सीखा। इस चैप्टर का आखिरी हिस्सा है दोस्तों द फर्स्ट क्रॉप्स। तो दोस्तों, धरती पर बहुत समय पहले कई बार आइस एज आ चुकी है। आइस एज एक ऐसा मौसम था जब धरती का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरी तरह से बर्फ से ढक जाता था। पिछला आइस एज लगभग 1 लाख साल पहले शुरू हुआ था दोस्तों, और 12,000 साल पहले ईसा मसीह के जन्म से 12,000 साल पहले खत्म हुआ। तो आप ये मानकर चलिए कि लगभग 88,000 साल 88,000 ईयर्स तक दोस्तों वो आइस एज चला था जो आखिरी बार इस धरती पर आया था। और अगर हम जलवायु की बात करें, तो जलवायु जब बेहतर हुई, जब कंडीशंस रहने लायक हो गई दोस्तों, तो इंसानों ने खेती करना शुरू किया, जानवरों को पालना शुरू किया और नदियों के पास बसने लगा। क्योंकि वहाँ पानी और उपजाऊ मिट्टी दोनों ही उनको आसानी से मिलते थे। फिर धीरे-धीरे इनके ग्रुप्स बड़े होते गए, इन्होंने अपने ग्रुप में से नेता चुने और लोगों ने मिलकर खेती करना सीखा। कोई ज़मीन का अकेला मालिक नहीं था। गाँव बने, आपस में वस्तुएँ बदली जाती थीं, जैसे कप खाना बदलने लगे लोग, चावल के बदले गेहूँ देने लगे, गेहूँ के बदले कुछ और लेने लगे, कपड़े बदलने लगे इन द सेंस मैं आपको ये कपड़े देता हूँ, आप मुझे वो कपड़े दे दो, ऐसा नहीं कि कपड़े बदलने लगे। हाँ, और औज़ार। धीरे-धीरे शहर बने, नई-नई तकनीकें आई दोस्तों, मिट्टी के बर्तन बनाना सीखा लोगों ने और कुछ जो आपके धातुएँ थी, कुछ जो आपके जैसे मेटल्स थे, जैसे तांबा हो गया, लोहा हो गया, इसका इस्तेमाल होने लगा और फिर धीरे-धीरे सिविलाइज़ेशन के विकास की शुरुआत हुई। याद रखो मानव इतिहास की ये प्रगति बहुत कठिनाइयों से भरी थी। कई बार ऐसा हुआ जब इंसान लगभग समाप्त होने की कगार पर आ गया। आज हम जो हैं उनमें उन पहले इंसानों की साहस और संघर्ष का बहुत बड़ा योगदान है। क्यों कैसा ऐसा क्यों कहा जा रहा है? आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि होमो सेपियंस 1 लाख साल पहले इस धरती पर आ गए थे और 1 लाख साल पहले जो है एक आइस एज आ चुकी थी इस धरती पर जो 88,000 ईयर्स तक चली है दोस्तों। और एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ था। तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि 88,000 ईयर्स तक इंसानों ने किस तरह से संघर्ष किया होगा और बचे होंगे और जब वो फ़ेवरेबल कंडीशंस वापस आईं, तब उन्होंने अपने आप को धीरे-धीरे बढ़ाया और आज देख लिए हमारी जनसंख्या इतनी है कि हम बस यहीं पर मैं बात अपनी खत्म करूँगा दोस्तों। तो चैप्टर में बस इतना ही है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ये जहाँ तक इसके क्वेश्चन आंसर्स का सवाल है, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स का सवाल है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन्स का सवाल है, एमसीक्यूज़ का सवाल है, तो उसके वीडियोज़ मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानिए और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए। बोलिए, हेलो अध्यापक।